हेलो एवरीवन, दिस इज़ वरिशा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो तक हम पढ़ चुके थे फाइबर क्रॉप्स के बारे में, जैसे कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क, ठीक है। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स दैट आर नीडेड इन एग्रीकल्चर। हमारे इंडिया के अंदर खेती में, कृषि में कौन कौन से ऐसे टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है जो हमें बहुत ज़्यादा जिनकी नीड है, ज़रूरत है, ठीक है, अगर हमें अपनी इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन एग्रीकल्चर को डेवलप करना है तो, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे हम इस वीडियो के अंदर। स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर हैज़ बिन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये तो हम सबको पता है कि हमारे इंडिया में खेती कितनी ज़्यादा पुरानी है, ठीक है, कितने सारे लोग खेती करते हैं और हज़ारों सालों से हमारे इंडिया के अंदर खेती की जा रही है, ठीक है। सस्टेन्ड यूजेस ऑफ लैंड विदाउट कंपैटिबल इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। जैसे जैसे हम ज़मीन को यूज़ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर करते जा रहे हैं, सस्टेन्ड यूजेस ऑफ लैंड्स, ठीक है, हम पूरी तरह से ज़मीन का फ़ायदा उठाते जा रहे हैं विदाउट कंपैटिबल टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। जब हमारे पास ज़्यादा चेंजेस नहीं है, रिफॉर्म्स नहीं है जो हम एग्रीकल्चर में ला सकते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी ज़मीन जो वो ख़राब होती चल जाएगी, उसकी फर्टिलिटी ख़राब हो जाएगी। अगर हमारे पास ज़्यादा रिफॉर्म्स नहीं है, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, ज़्यादा हमारे पास चेंज लाने के लिए चीज़ें नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है बेसिकली, तो उससे क्या होगा, हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। हमारे जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट है वो हिंडर हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है, उस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। In spite of development of sources of irrigation, most of the farmers in large parts of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture, ठीक है। हमारे इंडिया में इतना अच्छा इरिगेशन वाला सिस्टम होते हुए भी, इतनी अच्छी तरीके से हमारे इंडिया में इरिगेशन की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, उसके बावजूद भी, उसके इंस्पाइट भी क्या है, हमारे इंडिया में अभी भी बहुत बड़े बड़े पार्ट्स में ऐसे किसान रहते हैं जो क्या है, जो काफ़ी अच्छे से इरिगेशन का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे और वो अभी भी बारिश पर डिपेंड रहते हैं खेती करने के लिए, है ना, मॉनसून पर और नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। वो मतलब मिट्टी की जो नेचुरल उपजाऊता है वो उस पर ही डिपेंड रहते हैं कि मिट्टी की उपजाऊ जो है चीज़ वो कभी ख़त्म ना हो और बारिश आती रहे। अगर वो चीज़ नहीं हुई, ठीक है, तो उनके पास फर्टिलाइजर्स नहीं होते, इरिगेशन सिस्टम अच्छा नहीं होता। फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पोजेज अ सीरियस चैलेंज। चलो पहले तो ठीक था, इतनी पॉपुलेशन नहीं थी तो बारिश के लिए वेट कर लिया जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम अभी भी बारिश के ऊपर डिपेंड रहे, ठीक है, और नेचुरल फर्टिलिटी जो है सॉइल की उस पर डिपेंड रहे तो। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लिवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन नीड्स सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चर यानी खेती, जिसमें क्या है 60 से ज़्यादा % लोग एम्प्लॉयड हैं, अपनी रोज़गार कमाते हैं, फिर बोल सकते हैं हम अपना जीवन यापन खेती से ही करते हैं, 60% से भी ज़्यादा लोग भारत के अंदर, ठीक है। तो अगर ये चीज़ चेंज नहीं हुई, अगर हम कुछ सीरियस रिफॉर्म्स नहीं लाए तो एग्रीकल्चर क्या है, बहुत ज़्यादा पीछे छूट जाएगा और 60% लोगों का एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी छूट जाएगा। तो इसे क्या चाहिए, सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स चाहिए जिनसे हम एग्रीकल्चर को बदल सकें या फिर क्या कर सकें, उसको बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकें, ठीक है। Thus, collectivization and consolidation of holdings, cooperation and abolition of zamindari etc. were given priority to bring reforms in the country after independence. इसी के चलते हमारे देश में आज़ादी के बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए, उनको पढ़ते हैं वन बाय वन। पहला है कलेक्टिवाइजेशन। कलेक्टिवाइजेशन यानी लैंड को कलेक्ट करना, बहुत सारी जो लैंड होल्डिंग्स उनको कलेक्ट करके एक लैंड में लाना, जिसमें बहुत सारे फार्मर्स जो हैं अपनी खेती कर सकते हैं और गुजारा कर सकते हैं। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स यानी कि बहुत सारी जो छोटी छोटी होल्डिंग्स उनको कंसोलिडेट करना, एक बड़ी लैंड में कंसोलिडेट कर देना, मिक्स कर देना, ठीक है। कॉपरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी एटसेट्रा। हमारे अगर उस टाइम में जाएँ, हम जब ब्रिटिशर्स थे हमारे इंडिया में, तो ज़मींदारी सिस्टम प्रेवलेंट करता था, जिससे क्या था, जो ज़मींदार थे वो रिच होते जा रहे थे और जो पुअर पीजेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा पीछे छूटते जा रहे थे, क्योंकि उन्हें कर देना होता था कुछ रेंट वगैरह, तो उसको अबॉलिश करा गया ज़मींदारी सिस्टम को। कॉपरेशन यानी जब सब लोग एक साथ आते हैं, कॉपरेट करते हैं, सहयोगिता, ठीक है, तो उससे भी काफ़ी चीज़ें बदलती हैं। तो इन चीज़ों को प्रायोरिटी दी गई थी कब, इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद, ठीक है। द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर इनेक्टेड बट द इम्प्लीमेंटेशन वॉज लैकिंग और ल्यूकवार्म, ठीक है। हमारे इंडिया के अंदर जो लैंड रिफॉर्म्स थे, उनके कानून वगैरह तो पास किए जा रहे थे, बिल पास किए जा रहे थे, बनाए जा रहे थे, लाए जा रहे थे, लेकिन उन्हें एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करना, उन्हें एग्जीक्यूट करना, ये हर किसी की बस की बात नहीं थी, ठीक है। तो वो चीज़ें लैक कर रही थी, कहीं ना कहीं ठंडी पड़ी थी, ल्यूकवार्म पड़ी थी। ल्यूकवार्म यानी जैसे ल्यूकवार्म वाटर होता है, ठंडा सा होता है वो थोड़ा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक्शन में चीज़ें नहीं थी, सिर्फ बोलना था, जिसको हम बोलते हैं कि सिर्फ मॉरल वैल्यूज़ और उनको फॉलो ना करना, ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म्स आए ज़रूर थे, उन्हें एग्जीक्यूट करना, प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना, ये चीज़ कोई नहीं करता था,
जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर आज भी क्या है, बहुत ज़्यादा पिछड़ा है, हम ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन आज तो काफ़ी फिर भी टेक्नोलॉजी आ गई, पहले नहीं थी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स टू इंप्रूव इंडियन एग्रीकल्चर इन द 1960s एंड 1970s, दैट इज ग्रीन एंड वाइट रेवोल्यूशन। हमारे इंडिया जो है, इंडिया की जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने बहुत सारे खेती से रिलेटेड रिफॉर्म्स यानी चेंजेस यानी बदलाव भी लाए थे, है ना। किस टाइम पर? 1960s और 1970s के दौरान, ठीक है। कौन कौन से? जैसे कि वाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या था, आप बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर क्या करते थे, खेती को इम्प्रूव करते थे, ताकि हमारे इंडिया जो है उसको बाहर से कुछ इम्पोर्ट ना करना पड़े, ठीक है। और वाइट रिवॉल्यूशन में क्या था, हमारे इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन था हम उसको बढ़ा रहे थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन में हम खेती को बढ़ावा दे रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, बिल्कुल थी, लेकिन इनसे क्या हुआ, लेड टू डेवलपमेंट इन सिलेक्टेड एरियाज ओनली। इसका डीमेरिट सबसे बड़ा ये था कि कुछ ही जगह पर यहाँ पे डेवलपमेंट हो पाता था, ठीक है। वाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, इनसे पूरे इंडिया पे प्रभाव नहीं पड़ रहा था, इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था, छोटी छोटी जगहों पर ही हो पा रहा था, बहुत ज़्यादा कम लेवल पर हम बोल सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट इन चीज़ों ने क्रिएट नहीं करा। इन द 1980s एंड 1990s अ कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड। 1980s में और 1990s में क्या होता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम आता है, ठीक है। उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। और वो एक ऐसा प्लान होता है जो सिर्फ थ्योरी में नहीं होता, उसको एक्चुअली में प्रैक्टिस भी किया जाता है, एग्जीक्यूट या फिर इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। अब क्या था वो प्लान, उसको पढ़ते हैं, उसके प्लान के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है। प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिसीज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज टू द फार्मर्स एट लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो पहली चीज जो बाय द इंडियन गवर्नमेंट लाई गई थी वो थी प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस। क्रॉप का इंश्योरेंस, फसल का इंश्योरेंस का प्रोविजन, ठीक है। ये चीज़ होगी अगर फार्मर की फसल जो है वो किसी भी कारण से, कारण वही बताऊंगी कौन कौन से रीजंस, इन कारणों की वजह से अगर फार्मर की जो फसल थी वो डैमेज हो जाती है, पूरी खराब हो जाती है, तो उसको क्रॉप इंश्योरेंस मिलेगा। क्रॉप इंश्योरेंस मतलब उसने करवाया होगा और वो उसको, अगर उसकी फसल डैमेज हो जाती है, क्रॉप डैमेज हो जाती है, तो उसको वो क्रॉप इंश्योरेंस मिल जाएगा डैमेज होने के बाद, ठीक है। अब कब होगी डैमेज, अगर सूखा पड़ जाए, बाढ़ हो जाए, साइक्लोन आ जाए, आग लग जाए या फिर कोई महामारी या फिर डिसीज फैल जाए। तो अगर इन कारणों की वजह से किसी भी फार्मर की क्रॉप जो है वो डैमेज हो जाती है तो उसको क्रॉप इंश्योरेंस मिलेगा, जिससे वो चीज़ अपनी दोबारा ठीक कर सकता है, ठीक है। फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, ये दूसरा प्रोविजन था। ग्रामीण बैंक्स यानी कि ग्रामीण इलाकों में, रूरल पार्ट में क्या करें, बैंक्स को एस्टैब्लिश करें। हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर में, क्या होता है कि गांव में जो भी किसान होता है ना, उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, तो वो अगर लोन लेने जाएगा किसके पास जाएगा, अपने गांव के ज़मींदार के पास जाएगा, मनी लेंडर के पास जाएगा, और वहाँ पर मनी लेंडर्स चार्ज करते हैं हायर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, वो उन पर चुकाया नहीं जाता, फिर वो दूसरा लोन लेने जाते हैं, वो भी नहीं चुकाया जाता, और इस तरीके से एक छोटा फार्मर जो है वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है। फिर उसको कुछ और जॉब्स करनी होती है मनी लेंडर के यहाँ पर, जब जाकर वो चीज़ें फिर सुलझती हैं, ठीक है। तो उससे टैकल, उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए क्या बनाई गई, ग्रामीण बैंक्स बनाई गई, जो क्या करती हैं, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोऑपरेट कर सोसाइटीज़ में ग्रुप्स बनते हैं लोगों के, वो क्या करते हैं, हम बोल सकते हैं एक तरह से बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं, आसपास में पैसा जोड़कर, और जिसको फिर हेल्प चाहिए होगी उसको पैसा दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसी सोसाइटीज़ भी क्रिएट की जाती है, ऐसे ग्रुप्स बनाए जाते हैं। एंड बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज टू द फार्मर्स एट लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, और वही ग्रामीण बैंक्स को मतलब रखा जाता है, बैंक्स वगैरह बनाई जाती हैं ताकि वो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फार्मर्स को लोन दे सकें, ठीक है। तो ये हो गया एक तो प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस इन कारणवश, और दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटीज और ग्रामीण बैंक का एस्टेब्लिशमेंट। तीसरे पे आते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, KCC। इसमें क्या होता है, किसान को क्रेडिट कार्ड मिलता है, वो उसकी ज़रूरत के लिए काम आता है। फिर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ऐसी स्कीम अगर आपका पर्सनल एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। और भी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स थी जो इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, किस लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स, ठीक है। और करनी भी पड़ती, क्यों, क्योंकि हमारे इंडिया में 60% लोग एम्प्लॉयबल हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। और अगर हम उनकी कंडीशंस को ठीक नहीं करेंगे, उसमें रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, तो बहुत ज़्यादा चीज़ जो है वो इधर उधर हो जाएगी, ठीक है। स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन रेडियो एंड टीवी, ठीक है। स्पेशली जो है फार्मर्स के लिए वेदर बुलेटिन्स को इंट्रोड्यूस करा गया। उससे क्या हुआ कि एक फार्मर बहुत ज़्यादा अवेयर हो गया, उसको पता चल गया वेदर कैसा है, कब उसको फसल का ध्यान रखना है, कब उसको ठीक रखनी है, किस टाइम पर बारिश आएगी, तो उस हिसाब से वो अपनी तैयारी कर लेता था, ठीक है। एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स, और बहुत सारे से प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस कराए गए जिससे फार्मर को खेती के द्वारा, खेती के लिए, फार्मिंग के लिए और ज़्यादा नॉलेज आ जाए और खेती जो है और ज़्यादा चीज़ अच्छी हो जाए,
ठीक है। तो रेडियो टीवी पर ये चीज़ें भी इंट्रोड्यूस होने लगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि अगर फार्मर की जो है फसल बिक नहीं पाई या फिर किसी कारणवश किसी ने नहीं ली, उसके पास बच गई, तो फिर उसको सरकार खरीदती है कम पैसों में, ठीक है। कम पैसों में नहीं बोल सकते हम, लेकिन ठीक ठाक पैसों में खरीद लेती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम कम से कम वो इतने पे तो खरीदती ही है, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आया, रीम्यूनरेटिव प्राइस आया। रीम्यूनरेटिव प्राइस क्या होता है, देखो इनमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप 11th-12th में क्या करोगे उसको डिटेल में पढ़ोगे वैसे भी जब इकोनॉमिक्स लोगे तो, ठीक है। तो रीम्यूनरेटिव और प्रोक्यूरमेंट प्राइसेस फॉर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, समझ लो कोई शुगर मिल है, ठीक है। रीम्यूनरेटिव प्राइस क्या होता है कि जो शुगर मिल को देना होता है किसको, फार्मर को, वो प्राइस, ठीक है। इतना मिनिमम देना ही होता है, इतना रीम्यूनरेटिव प्राइस है ताकि फार्मर घाटे में ना रह जाए, ठीक है। जब ऐसी कंडीशंस होती है कि फसल खराब हो जाती है या फिर बिक नहीं पाती, ठीक है, ज़्यादा उस चीज़ की डिमांड नहीं है, तो ऐसी जगह पर ये प्राइसेस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रीम्यूनरेटिव, प्रोक्यूरमेंट प्राइसेस काम आते हैं। प्रोक्यूरमेंट प्राइसेस क्या होता है, जो गवर्नमेंट राशन वाशन देती है ना हमको, ठीक है, BPL वगैरह उन सारे लोगों को, तो उसमें क्या होता है जब वो राशन देती है तो वो फ्री में देती है या फिर कम पैसों में देती है। अब गवर्नमेंट के पास भंडार थोड़ा ना है कि वो ज़्यादा पैसों में खरीदेगी और हमको कम पैसों में देगी, नहीं। जब फार्मर का घाटा हो जाता है तो उसका घाटा ज़्यादा ना हो, सरकार उससे थोड़े से कम पैसों में ले लेती है और फिर हमको उससे भी कम पैसों में दे देती है थ्रू रेशन वगैरह, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के लिए होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रीम्यूनरेटिव प्राइस और प्रोक्योरमेंट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिए कुछ टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हमारे इंडिया में लाए गए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस 1980s में। 1990s में एक कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसमें क्रॉप इंश्योरेंस आता है, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, किसान क्रेडिट कार्ड, PAIS, ठीक है, बहुत सारी और स्कीम्स आती हैं, स्पेशल वेदर बुलेटिन्स और बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स, MSP, रीम्यूनरेटिव एंड प्रोक्यूरमेंट प्राइसेस भी आते हैं इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के लिए। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाता है पूरा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे भूदान ग्रामदान। ये आपकी बुक में अलग से एक सेक्शन दिया गया है बॉक्स के अंदर, उसको भी कवर करना इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे MCQs एग्जाम रिलेटेड आ जाते हैं, ठीक है। तो भूदान ग्रामदान इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।